तो जो चैप्टर है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको देखना है, देखिए इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब आप स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चार्ज की जो ऐसी पोजीशन है, रेस्ट की पोजीशन है, उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। जैसे स्टैटिक्स मतलब आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो स्टैटिक मतलब ही होता है रेस्ट। तो फ्रिक्शन वैसे बॉडी पे जब लगती है, जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स हो गया चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्ज के सेंस में ये बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तो बाहर आके काम करेगा नहीं बेचारा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। दैट मीन्स स्टडी ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, आप कंप्लीटली अगर इसको आप बताना चाहोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ पे आप इसको देख पाते हो कि भाई ये चार्ज है, किस किस जगह पे आप इसमें देख सकते हो। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जहाँ पे आपने देखा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, आपने एक्सपीरियंस किया हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। एक तो देखो मैं आपको बताऊं कि एक होता है वो जो एक स्प्रे ब्रश होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग पेंट होता है, जो ज़्यादातर कोटिंग वगैरह होती है गाड़ियों में या प्लेन वगैरह में, वहाँ पे कोटिंग होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। जैसे ही वो स्प्रे निकलता है वो जाके उसकी बॉडी में जाके अट्रैक्ट हो जाता है और उसमें, जी हाँ, रेस्ट की पोजीशन में ले लेता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर भी होता है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर भी है। इवन जीरोक्स कॉपिंग मशीन में भी वो भी इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। जीरोक्स कॉपिंग मशीन ये भी इसी पे बेस्ड है। जी हाँ, जब कभी बस चलती होती है, बस रनिंग पोजीशन में, और कोई ड्राई लीफ अगर पेड़ से पत्ते अगर टूटे हुए हैं वहाँ पे, तो वो आके बॉडी में जाके पेस्ट, मतलब बस की बॉडी में जाके चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि बस पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ रहता है, और जो लीफ है, ड्राई लीफ, वो अनचार्ज होती है, तो इसके कारण वो आके उसमें, राइट। अब इसमें भी ये जो चेन्स देख रहे हो, ये बिल्कुल अच्छे खासे चेन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हालांकि आपके डीटीसी में, दिल्ली में जो बस है, लेकिन यहाँ पे बल्क में चेन है, बल्क में चेन है, इसका मतलब ज़्यादा सेफ्टी के लिए इसको यूज़ किया गया है। जब हाँ, ये ग्राउंड से टच में रहता है थोड़ा बहुत, हाँ, और कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर मिल गया तो और अच्छे से टच में आ जाता है। तो ये टच होने के कारण जितनी भी चार्ज आती है, वो चार्ज आके क्या होती है, वो चार्ज आके चेन से फ्लो होती हुई, इस तरह से चेन से फ्लो होती हुई अर्थ में चली जाती है, जिसके कारण इसकी डिस्चार्जिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का यूज़ यहाँ पे भी आप देख रहे हो। जीरोक्स मशीन में आप यहाँ पे देखो, ये जीरोक्स मशीन है, देखा होगा आपने। जीरोक्स मशीन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है ना। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे लाउड स्पीकर के केस में भी यूज़ होता है। लाउड स्पीकर मतलब आप कहते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, नॉर्मल लाउड स्पीकर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर के केस में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग पेंट होता है, जिससे आप पेंट करते हो, स्प्रे करते हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए चार्ज क्या होता है। सबसे पहला सवाल हमारे पास होता है कि चार्ज क्या होता है। हम लोग पूरी तरह से इस इलेक्ट्रोस्टैट को तो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन चार्ज के बारे में कैसे कहेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, है ना, ये क्या करता है, इट अप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। इंटरेक्शन मतलब होता है अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन, दोनों ही, कुछ भी हो सकता है, या अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। यस, ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये चार्ज है। और चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद आप देखो, चार्ज स्पेशली जो चार्जेस होती है वो दो तरह की होती है, आपको पता ही है, पॉजिटिव और निगेटिव।
तो यहाँ पे आपकी चार्जेस देखो आप, पहला पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख लिया है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। देन लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो बॉडी ली है, दो स्फेरिकल बॉडी ली है, एक हॉलो है और एक सॉलिड बॉडी ले ली मैंने। दोनों पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट चार्ज ऑन बोथ बॉडीज, या तो दोनों पे पॉजिटिव प्लेस कर दो या आप दोनों पे नेगेटिव। मैं यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव प्लेस कर रहा हूँ, है ना। हॉलो पे भी मैंने पॉजिटिव दे दी और सॉलिड पे भी मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ से आ रहा है यहाँ पे कि हॉलो की रेडियस भी आर है, सॉलिड की भी रेडियस आर है। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन कंटेन मैक्सिमम चार्ज, किस पे मैक्सिमम चार्ज होगा? दोनों पे सेम चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है लेकिन रेडियस सेम है, ये भी सही बात है। रेडियस सेम है तो दोनों की सरफेस एरिया भी तो सेम होगी। राइट, तो अगर दोनों का सेम है तो चार्जेस लाइज ओनली ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, नॉट इनसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पे बोथ सॉलिड्स एंड हॉलो स्फीयर हैव सेम रेडियस, सो सरफेस एरिया विल बी सेम, जो कि 4πr² की होगी, इसलिए उसकी चार्ज भी सेम होगी। क्लियर है? इसके बाद आप देखो, मैं यहाँ पे एक फिर से एक हॉलो मेटेलिक रूम ले रहा हूँ। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है किसका? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि आप सबसे पहले ऊपर में जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि चार्ज सरफेस के बाहर है, आपने ये देखा, सरफेस के अंदर क्यों नहीं थी? नहीं, यहाँ पे देखिए अंदर नहीं है, इसको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का नाम तो आपने सुना होगा। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। उसने एक हॉलो मेटेलिक रूम बनाया और वहाँ पे उसमें एक इंसुलेटेड चेयर लगा लिया और उस चेयर पे वो बेचारा बैठ गया और बाहर में जितने लोग थे उनको बोला कि आप इस पर मैक्सिमम चार्ज दो, इस हॉल में, ये जो रूम है, बाहर के लोगों को बोला कि इस पर आप मैक्सिमम चार्ज दे दो इस पर। तो इसको ऊपर से चार्ज दे दिया गया, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, है ना। इतना चार्ज इसमें प्लेस कर दिया गया कि ये स्पार्क होने लगा। मतलब आप और भी चार्ज अगर इस पे देते हो तो ये स्पार्क करना शुरू कर दिया। तो इस हॉलो मेटेलिक रूम में क्या हुआ कि ये फैराडे आराम से बैठ गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंदर से इस मेटेलिक रूम के सरफेस को टच करने की कोशिश की। देखा कि इसमें चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज होता तो करंट लगता उनको, लेकिन उन्होंने टच किया और व्हाट ही फाइंड दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द रूम। नहीं, डिस्चार्ज नहीं करेगी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, उसने सिर्फ सिंपल सी बात बताई। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कि दैट मीन्स उन्होंने जब अंदर से टच किया और देखा अंदर चार्ज नहीं है, तो उन्होंने सिंपल सी बात बताई, दैट मीन्स चार्ज लाइज ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, नॉट इनसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी इन ए इनक्लोज सिस्टम इनक्लोज अगर हो तो चार्ज हमेशा सरफेस के बाहर होगी, अंदर नहीं होगी। इसके बारे में उन्होंने बताया। और इस तरह से ये चीज़ आपने देखा होगा बहुत जगह पे, जैसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन थंडर स्टॉर्म, है ना, वेदर ऐसा है कि बारिश हो रही है और लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, और आप मान लो आप बाहर हो, और यू हैव टू ऑप्शंस, अ ट्री एंड अ कार, वेयर वुड यू लाइक टू गो? आप कहाँ जाना पसंद करोगे, कि बीनीथ द ट्री और इनसाइड द कार फॉर योर सेफ्टी? तो you must go inside the car because car is a sealed pack like things। और जब भी लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होती है। तो चार्ज होगी तो वो क्या होगा, गाड़ी के अगर आप ऊपर आता है तो सरफेस पे ही रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा।
ट्री को कम्प्लीटली वो जला देगा, वो है ना, ट्री को कम्प्लीटली रस्ट कर देगा, बिल्कुल कम्प्लीटली उसका नामो निशान मिटा देगा वो। तो इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए वो बेहतर है कि आप उस कार के अंदर जाके सेफ रह सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिल्कुल आराम से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने देखा है। 3 पार्ट है। पहला है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से लिखते हो। इसके लिए लेंथ लेते हैं, एक रॉड ले ली मैंने, इसकी लेंथ मैंने मान ली कि इसकी लेंथ L है, और इस पे चार्ज आपने दे दिया Q चार्ज दे दिया, हाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और Q की यूनिट क्या होती है? कूलम, और कूलम C, और लेंथ के लिए मीटर लिखते हो तो कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, राइट। इसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी बस इतना सही है। नंबर 2 में आप देखोगे हमारे पास है नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिससे लीनियर चार्ज डेंसिटी एक लाइन पे, एक रॉड पे होती है, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी एक सरफेस पे होती है। सरफेस लाइक इस तरह की सरफेस को हम लोग लेते हैं, इसको सिग्मा से लिखते हैं। ये सरफेस हो गया जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों होगी। इस पे भी मैंने चार्ज दे दिया, इसका एरिया A है, और इस पे मैंने क्या किया? चार्ज प्लेस कर दिया। अब इस तरह से चार्ज प्लेस कर दिया, तो इसके लिए इसको सिग्मा से लिखा आपने। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q/A, सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, इसकी यूनिट हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को बताएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। देन थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम के लिए 3D सेक्शन लेना पड़ेगा आपको, 3D इमेज लेनी पड़ेगी। ये 3D है, क्यूब है, ये क्यूबाइड है, जो भी आप समझ लो। इस पे भी चार्ज आपने Q दे दिया, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने। इसको लिखोगे रो से, रो इसका सिंबल है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/V। यूनिट कितनी होगी? कूलम मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट होगी। तो 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर कोई लीनियर लेंथ वाइज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा, अगर एरिया पे चार्ज लगाई है आपने तो सिग्मा, और अगर कोई वॉल्यूम टाइप की बॉडी पे लगाई है तो रो, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद आप देखो, अब ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पे समझना चाहो। ये 3 बॉडी है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सरफेस पे बाहर बाहर चार्ज होगा, आउटसाइड चार्ज होगा। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है मेरे लिए, तो इस पे यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी है, तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्मली होगा। इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर इसकी और इसकी बात करें, जो दूसरे हमारे पास दिख रहे हैं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस, हाँ, सरफेस एरिया सिग्मा लेंगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भी क्या इसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जैसा स्फेरिकल बॉडी में हुआ है? तो इसमें किस तरह का होगा, वही सवाल है मेरा। देखिए, इसमें जो कॉर्नर आप देख रहे हो, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे ज़्यादा चार्ज होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे ज़्यादा चार्ज होगा, हर कॉर्नर पे इसके। और बाकी जो है एज यूजुअल, बाकी पोर्शन पे एज यूजुअल चार्जेस होंगे। चार्जेस तो इस पे भी होंगे, लेकिन नॉर्मल चार्जेस होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो, अब ये भी कॉर्नर देखो, इसके भी कॉर्नर पॉइंटेड एरिया, जहाँ पॉइंटेड एरिया है, जहाँ एरिया छोटी हो जा रही है, एरिया कम हो रही है, एरिया कम हो रही है ना, ये इधर एरिया ज़्यादा बढ़ी है, ये पॉइंटेड एरिया, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटेड एरिया है वहाँ पे चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं, और बाकी एम में नॉर्मल रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरिया कम है, और एरिया कम है तो मतलब क्या हुआ? तो देखिए, हाँ, चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? सिग्मा इक्वल टू Q/A। अगर एरिया कम है तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, फॉर्मूले से भी देखो।
एरिया कम हो गई तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से ये कॉर्नर पोर्शन है, यहाँ पे एरिया कम हो रही है तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। ये चीज़ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको समझना होगा आपको कि चार्ज किस पॉइंट पे ज़्यादा होती है। इसके बाद बायोट ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, बायोट एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं। बायोट भी एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कैंडल ले ली, एक कैंडल ले लिया और कैंडल के पास इस स्फेरिकल बॉडी को ले लिया जिसको चार्ज दिया और इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रख दिया। उन्होंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे दोनों को रख दिया ताकि चार्ज जो है अर्थ में होकर ना जाए, और इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया। पहले वाले पे जब पॉजिटिव चार्ज आपने दिया तो आपने क्या देखा, ये जो फ्लेम है, कैंडल का फ्लेम है, ये जो नहीं, ये बिल्कुल अपनी सीधी है, जैसे जैसे पहले थी वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन दूसरे वाले में आप देखो, इस पे जब आप इसमें एक कोनिकल पोर्शन मैंने बना दिया। अब नेचुरल सी बात है, ये कॉर्नर से बना दिया है तो चार्ज सारी इस मैक्सिमम चार्ज इस पे आ जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पोर्शन पे जब चार्ज ज़्यादा होती है तो कैंडल का फ्लेम जो है दूसरी तरफ बेंड हो जा रहा है। हाँ, ये कैंडल की इनिशियल पोजीशन थी और ये कैंडल की फाइनल पोजीशन हो गई। जैसे ही आपने ये कॉर्नर से बना दिया तो फाइनल पोजीशन हो गई। और ये क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका ज़्यादा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है। अब आपने नाम सुना होगा एम्बर का, AMBER। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो यहाँ पे अभी आप सुन लोगे एम्बर क्या होता है। एक येलो सब्सटेंस होती है, येलो रेजिनस सब्सटेंस है ना, और इट इज ए हार्डन सैप ऑफ ट्री। ठीक है, हार्डन सैप है, ट्री का एक हार्डन सैप पार्ट है जो कि सिमिलर टू अ पाइन ट्री के सिमिलर। और इन ग्रीक द मीनिंग ऑफ एम्बर इज इलेक्ट्रम। ग्रीक वर्ड में, चूंकि मैक्सिमम वर्ड कहाँ से आए हैं, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, तो ग्रीक में जो मीनिंग ऑफ एम्बर होता है वो होता है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम एंड प्रोबेबली द वर्ड लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्ड आया है, ये इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आया, इसी एम्बर से आया है, क्योंकि एम्बर को इलेक्ट्रम बोला जाता था। ठीक है, हाँ, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे ने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था, एम्बर को, है ना। और ये एक टर्म जो विट्रस एंड रेजिनस जिसको बोलते हैं, रेजिनस, दो टाइप के चार्जेस होती हैं, उन्होंने ये बताया था, है ना। अगर जो आप देखो विट्रस चार्ज कौन सी होती है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो चार्ज जो ग्लास रॉड पे डेवलप होती है, उसको सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद, सिल्क क्लॉथ से जब रब करते हो तो ग्लास पे एक चार्ज डेवलप हो जाती है ना, उसको उन्होंने बोला विट्रस चार्ज, है ना। तो विट्रस इसलिए बोला क्योंकि लैटिन वर्ड जो विट्रम होता है, VIRTUM, विट्रम, उसका मतलब होता है ग्लास, तो उन्होंने उसको विट्रस चार्ज बोल दिया। और अगर आप उसको वूल से रब करते हो, चार्ज अगर डेवलप कर रहे हो, है ना, एम्बर पे, एम्बर एक जो सब्सटेंस है ना, जब उसको वूल से मतलब वुलन का कपड़े से, तो उस पर एक चार्ज जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं रेजिनस चार्ज। रेजिनस, देखो यहाँ पे रेजिन जो लिखा हुआ है, RESINOUS, ये रेजिन जो है, ये रेजिन मतलब क्या होता है, एम्बर। एम्बर इज अ रेजिन, क्योंकि एम्बर क्या है, एम्बर इज येलो रेजिन, ये येलो रेजिनस सब्सटेंस है। तो इसी येलो रेजिनस सब्सटेंस को उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि एम्बर है, इसलिए उसको उन्होंने बोला रेजिन है ये। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज को देख के उन्होंने
इलेक्ट्रॉन वर्ड जो यूज किया है ये एम्बर से ही लेके इलेक्ट्रम जो ग्रीक वर्ड है वहां से इलेक्ट्रम आया और उसी से सारे टर्म्स आए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक के जितने भी टर्म्स आए, इवन इलेक्ट्रॉन तक जो आया वो कहाँ से आया, एम्बर से आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बार जब कोई पूछता है तो बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली होती है इसकी मान लो एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंजर्वेटिव, और तीसरी मैं ले रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तीन प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो बड़ा आराम से इसको समझा सकता है। एडिटिव प्रॉपर्टी, मान लो कि एक बॉडी मैंने ले ली, यहाँ पे इस तरह की बॉडी है, बिल्कुल इरेगुलर शेप की, कोई रेगुलर शेप की नहीं है। इस पे मैंने चार्ज ले लिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और हर चार्ज की अलग अलग वैल्यू ले ली। Q1 1 कूलम का ले लिया, Q2 2 कूलम का ले लिया, Q3 -5 कूलम का ले लिया, Q4 मैंने 6 कूलम का, Q5 मैंने 3 कूलम का ले लिया, Q6 -1 कूलम का, Q7 मैंने कितने का ले लिया, 2 कूलम का। और मेरा कहना ये है कि आप कहोगे कि इस सब्सटेंस पे कितना चार्ज है, ये जो बॉडी मैंने ली है इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, तो आप कैसे बताओगे? सबको प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज द सम या अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ओवर द सिस्टम। यही कहना चाहते हो आप? जितनी भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q, इस सबका सम, अलजेब्रिक सम करने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q नेट मतलब टोटल चार्ज जो इस सिस्टम के लिए है वो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 लिख दिया मैंने। ठीक है, Q1 पे कितना चार्ज है वो भी मैं लिख रहा हूँ। देखिए Q1 पे 1 कूलम, Q2 पे कितना है 2 कूलम, Q3 पे लेकिन -5 है तो -5 लिख दिया। Q4 पे कितना है 6 कूलम, Q सब पे जो वैल्यू है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, देखो 8 कूलम। आप चेक करो एक बार, क्या 8 कूलम है ना, कैलकुलेट करके वही होगा। देखो -5 -1 -6 होगा, -6 और 6 कैंसिल कर दो, बाकी इतने इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लो। 3 2 + 3 5 5 + 2 7 7 + 1 8। मतलब इस सिस्टम पे पॉजिटिव में 8 कूलम का चार्ज होगा और यही इसकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। इसलिए यहाँ पे सिंपल सर, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ओवर द सिस्टम, दिस इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, बिल्कुल बेसिक्स था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी देख लिया, 8 कूलम का चार्ज देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने स्टडी किया ही है। उसमें आपने क्या स्टडी किया था, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट ये भी था कि जितनी भी चार्ज होती है किसी भी सिस्टम पे वो उस पर कंजर्व रहती है, इधर उधर नहीं जाती, आइसोलेटेड सिस्टम पे। तो चार्ज रिमेन सेम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। और ये आप लिखना चाहते हो कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस फॉर्मूला क्या होता है, Q = N। N जहाँ की इंटीजर है, इंटीजर नंबर समझते हो, वैल्यू के साथ रहेगा, माइनस और प्लस दोनों में होता है। N का मतलब -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3, ये सब इंटीजर है। और E जो है यहाँ पे E बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखोगे इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें, एक आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो उसमें इलेक्ट्रोस्कोप है। एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बना हुआ है, एक जार बनी हुई है और जार में एक
एक पाइप से उसमें गोल्ड का फॉइल डाला हुआ, गोल्ड लीफ फॉइल डाला हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, और ऊपर में एक वायर निकाली गई है बाहर की तरफ, और इसको कॉर्क को यहाँ पे पैक कर दिया गया है, यहाँ पैक कर दिया गया है। और इस पे आपने देखा होगा बुक में, इस पे एक पॉजिटिव रॉड का या निगेटिव रॉड का चार्ज लेके आते हैं, है ना। तो ये जब, हाँ, जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नीचे में जो लीफ बनी हुई है, ये लीफ क्या होगी, लीफ पे इस तरह से दोनों पे, अगर ये एक पॉजिटिव लीफ की है दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा इसमें, जैसे ही चार्ज जाएगा रिपेल हो जाएगी, दोनों ओपन होगी। तो इससे पता चल जाएगा कि बॉडी जो आप लेके आ रहे हो वो चार्ज है या नहीं। अगर अनचार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लाओगे तो ये ओपन ही नहीं होगा, रिपेल ही नहीं करेगा, है ना। इसी को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोला गया। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये घर में भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड लीफ ही ली जाए। इस गोल्ड लीफ की जगह पे आपके घर में जो फॉइल पेपर आती हैं सिल्वर की, है ना, जिसमें आप अपने खाने को रैप करते हो, तो उस एल्युमिनियम की भी आती है, तो उसको फॉइल पेपर को आप रैप करके, फॉइल पेपर की कटिंग करके, उस फॉइल पेपर को इस गोल्ड फॉइल की जगह पर आप इस्तेमाल में ला सकते हो। और अगर किसी कॉम से या एबोनाइट रड से रब करके उसको चार्ज करके, जैसे ही आप इसके इस टिप पॉइंट पे टच कराओगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे लीफ सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है इलेक्ट्रोस्कोप का। अब देखो आप यहाँ पे मैं बात करूँगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक बॉडी है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है आपकी Q2, ठीक है। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर, दोनों बॉडी की डिस्टेंस ली जाएगी सेंटर, ऐसा नहीं कि सरफेस से लेंगे, ध्यान रखेंगे। ड्रॉ भी करना है तो सेंटर टू सेंटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली स्मॉल। तो कूलम्स ने ये बताया कि इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ना यहाँ पे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इस दोनों को कंबाइन किया हमने तो हमने देखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में मिल गया। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पर हमें मिला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ K, यू नो, दिस वन इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, उसको परमिटिविटी ऑफ फॉर एयर, मतलब अगर दोनों को हमने एयर या वैक्यूम में रखा है तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दिस वन, हाँ, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यूनिट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो आप, ये फोर्स का फॉर्मूला है, इससे K की फॉर्मूला निकालो। K इक्वल टू कितना होगा जब बताओ, कर दिया इधर, K इक्वल टू फोर्स F इंटू R स्क्वायर, बस। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही यूनिट मैंने यहाँ पे भी लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की। देखिए एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने बताना चाहूँगा आपको, ये दिस इज द परमिटिविटी फॉर एयर या वैक्यूम, परमिटिविटी फॉर एयर लिख दिया यहाँ पे। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो है, ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है, तो आप इसको 12 बना लेना। और देखो 12 10⁻⁻12 -1 2, हाँ, नहीं, यहाँ पे दो चार्ज लिया Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R दिखा दी। अब इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में, वो फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू तो ऐसे लिखते हो,
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया। अगर इसी दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को अगर मैं रख दूं उसमें किसी भी मीडियम में एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम और एयर के अलावा अगर किसी मीडियम में रख दूं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, देखो K 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मीडियम में रखा है मैंने क्या बोला यहाँ पे एप्सिलॉन अगर रख दिया, एप्सिलॉन मतलब फॉर एनी अदर मीडियम, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, इसको उठा के वहाँ से मैंने सिर्फ दूसरे मीडियम में रख दिया। तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला हो गया। एक ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 1/2। तो क्या बचेगा मेरे पास, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट बच रहा है मेरे पास, बच रहा है। बाकी सब चीज के तो कैंसिल हो जाएगा, के मतलब यहाँ पे 1/4 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम बच रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वन इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से, और ये होता है के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल, के से लिखते हैं इसको, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। और के क्या है आपके लिए, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। Q1 यहाँ पे देखो, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, R इक्वल टू 10⁻⁻20 मीटर, तो फोर्स इस दोनों के बीच क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास F इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला के हिसाब से इसमें सब वैल्यू रख दूँ, Q1 कितना है, K कितना है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, 3 माइक्रोकूलम कहने का मतलब 3 × 10⁻6 हो जाता है, और उससे पहले 2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻6 हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है, आर है आपके पास 10⁻20। हाँ बिल्कुल सही, इसकी स्क्वायरिंग कर दूं मैं, चलिए वेरी गुड। अब सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है वो देखता हूँ मैं। ये 9 पावर सब एक जब कर लेते हैं, 6 और 6 -12 हो जाएगा, -12 और 9 कितना हो जाएगा, +9, -12 + 9 -3, 10⁻3, ठीक है, 10⁻3, और ये हो जाएगा 10⁻40 नीचे में, तो 10 पावर नीचे कर देता हूँ -40, ठीक है। और अब इंटू में ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, ठीक, ये 54 हो गया। तो ये 40 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻37 हो जाएगा, इंटू 54 हो गया, ऐसा है ना, इतना न्यूटन हो गया, ये फोर्स लगेगा। कोई बात नहीं, अभी तो हो गया। अच्छा, अब तो ये समझ में आ गया ना कैसे करना है। लेकिन ये क्या है, ये आप हो गया आपका गलत, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप जब भी इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो ज़्यादातर जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो मैक्सिमम हर किसी से, मतलब अच्छों से यहाँ पे गलती हो जाती है, और जिस तरह से आपने सॉल्व करने में अपना पूरा फोकस दिया वैसा ही होता है। और ये क्यों गलत है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अब आप जान लोगे कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना होता है पता है, अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 10⁻15 मीटर के इक्वल। कितने के इक्वल, 10⁻15 मीटर के इक्वल। तो अगर आपने यहाँ पे एक एटम लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, 10⁻15 है, ठीक है,
इसकी रेडियस है आपकी 10 पावर माइनस 15 और आप यहाँ पे क्या ले रहे हो 10 पावर माइनस 20, तो इसका मतलब इससे भी छोटा हो गया ना, 10 पावर माइनस 20 इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, मतलब आप इसके अंदर आ गए, तो आप न्यूक्लियस के अंदर आ गए। अब और जो हमें जो बताया गया, ये जो फोर्स लग रहा था दो चार्ज के बीच लग रहा था, और आप यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर आ गए, तो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी बोला, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो हर कोई सोचते हैं कि यार ये बड़ा आसान है, और अटेम्प्ट करना शुरू किया और कंप्लीट भी कर देते हैं, कहते हैं हाँ हो गया सॉल्व। लेकिन गलती यहाँ पे वही होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑलमोस्ट 10 पावर माइनस 15 है, 15 मीटर के इक्वल है। अगर इससे भी कम हो गया, रेडियस -16 हो गया, -17 हो गया, तो इसका मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर चले गए, जहाँ न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, न कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स का। तो जैसे हर एक किसी का वुलन क्लॉथ के साथ एम्बर किया रब, वुलन क्लॉथ से रब किया एम्बर को, होता है वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव, एम्बर पे नेगेटिव। ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। अब मैं वुलन कोट की बात कर लूँ, ठीक है, वुलन कोट, और तो यहाँ पे वुलन कोट जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वुलन कोट को किससे करोगे, वुलन कोट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि आपका प्लास्टिक सीट जो है, हाँ प्लास्टिक सीट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। वुलन कारपेट और रबर शू पे करोगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, हाँ वुलन कारपेट पे नॉर्मली वुलन को आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव ही होता है, हाँ, और बाकी जो यहाँ पे जो है वहाँ पे रबर शूज है, रबर शूज पे नेगेटिव चार्ज आता है। हालांकि प्लास्टिक हो, देखो प्लास्टिक हो, रबर शूज हो, इस सब पे नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसे कैसे आपको किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव चार्ज आता है।